कक्षा सप्तम के सभी भैया बहन ध्यान देंगे। मैं आचार्य अमित कुमार सिंह, विद्यालय सरस्वती विद्या मंदिर, एक बार पुनः आप सबके समक्ष सामाजिक विज्ञान की इस कक्षा में उपस्थित हूँ। सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत नागरिक शास्त्र के अंतर्गत मैं आज आपको पाठ 1 में बताने वाला हूँ लोकतंत्र क्या है और यह क्यों आवश्यक है। आप सभी अवगत हैं लोकतंत्र की परिभाषा से, पिछले कालांश में हमने बताया है। और आज के समय में, वर्तमान समय में जो शासन के विभिन्न प्रकार हैं, जो विभिन्न प्रकार की सरकारें हैं, उससे संबंधित आज की कक्षा में मैं व्याख्या करूंगा। तो आज के समय में, वर्तमान समय में शासन जो विभिन्न प्रकार के हैं, जो विभिन्न प्रकार की सरकारें हैं, तो उससे संबंधित मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे कि एक प्रकार राजतंत्रात्मक व्यवस्था का हम लेते हैं, तो राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था क्या है आप जानते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था के अंतर्गत सर्वे सर्वा कौन होता है? राजा या रानी होती है। अर्थात शासन की समस्त शक्ति राजा या रानी में केंद्रित होती है और उनके दिशा निर्देश के अनुसार शासन व्यवस्था संचालित होती है। अब है कि राजतंत्रात्मक व्यवस्था जो है वो 2 तरह की होती है। कौन कौन? एक निरंकुश राजतंत्रात्मक व्यवस्था और एक संवैधानिक राजतंत्रात्मक व्यवस्था। तो निरंकुश शासन व्यवस्था क्या है? आपको ये समझना होगा कि राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था में सर्वे सर्वा कौन होता है? राजा या रानी। समस्त शक्तियाँ राजा के हाथों में या रानी के हाथों में केंद्रित होती है। जब राजतंत्रात्मक व्यवस्था जो है अगर निरंकुश हो जाए तो क्या होती है? स्थिति क्या हो जाती है? स्थिति ये होती है कि राजा अपनी इच्छानुसार शासन व्यवस्था को संचालित करते हैं। अर्थात कहने का मतलब है कि कहीं कोई नियम कानून उनको गलत करने पर प्रतिबंध नहीं लगा पाता है, क्योंकि निरंकुश राजतंत्रात्मक व्यवस्था है। वो अपने इच्छानुसार शासन व्यवस्था को संचालित करते हैं। उदाहरण स्वरूप फ्रांस में जो 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति हुई थी, सम्राट लुई 16वें के समय में, किस कारण से हुई थी? निरंकुश शासन व्यवस्था के कारण, क्योंकि वहाँ सम्राट लुई 16वें का निरंकुश शासन व्यवस्था था। और संवैधानिक राजतंत्रात्मक व्यवस्था क्या होता है? तो संवैधानिक राजतंत्रात्मक व्यवस्था के अंतर्गत जो शासन व्यवस्था होती है, तो उसमें राजा जो होते हैं वह शासन व्यवस्था को किसके अनुसार संचालित करते हैं? तो एक संवैधानिक दायरे में रह करके नियम कानूनों का पालन करते हुए वह शासन के कार्यों का संचालन करते हैं। राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था के बाद हम फिर बात करते हैं धर्मतंत्रीय राज्य। धर्मतंत्रीय राज्य ये भी एक प्रकार की शासन व्यवस्था है, सरकार का एक स्वरूप है। धर्मतंत्रीय राज्य क्या है? तो अर्थात धर्मतंत्रीय राज्य के अंतर्गत कैसी शासन व्यवस्था होती है? एक ऐसी शासन व्यवस्था होती है जिसमें धर्म को प्राथमिकता दी जाती है। अर्थात कहने का मतलब है
कि धर्मतंत्री राज्य में जो सरकारें होती है उनका एक मजहब होता है, उनका एक धर्म होता है, और उस धर्म को या मजहब को वहाँ उस क्षेत्र के निवासियों को मानना पड़ता है। हालांकि जो भी ऐसी शासन व्यवस्था के अंतर्गत निवास करने वाले लोग हैं, अगर सरकार के द्वारा जो निर्धारित या राज्य के द्वारा जो निर्धारित धर्म है उसको यदि वो मानते हैं तो उनको अनेक सुविधाएं दी जाती है। किसके अपेक्षे? जो कि उस राज्य के अंतर्गत प्राथमिकता दी जाने वाली धर्म को नहीं मानते हैं, उनके अपेक्षा। पाकिस्तान का हम उदाहरण ले सकते हैं। पाकिस्तान में क्या है, वहाँ पर ज़्यादातर इस्लाम धर्म के मानने वाले लोग हैं, मुस्लिम लोग। तो ऐसी स्थिति में अन्य धर्म के जो लोग हैं उनकी अपेक्षा उनको ज़्यादा सुविधाएं दी जाती है, और अन्य लोग जो हैं जो कि इस्लाम धर्म को मानने वाले नहीं है उनके साथ जो है विभिन्न तरह के अत्याचार हो रहे हैं, अत्याचार होते हैं। शासन का एक स्वरूप की चर्चा करते हैं फिर हम, धर्म निरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष राज्य के। तो धर्म निरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष क्या है? ऐसी शासन व्यवस्था के अंतर्गत किस प्रकार की व्यवस्था होती है? तो धर्म निरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष जो राज्य हैं, जो देश हैं, तो उसके अंतर्गत सभी नागरिकों को, उस क्षेत्र के अंतर्गत निवास करने वाले सभी नागरिकों को जो है अपनी इच्छानुसार, क्या होता है, अपनी इच्छानुसार किसी भी धर्म को मानने की आज़ादी होती है। और यही नहीं, वो किसी भी धर्म को मान सकते हैं और उसका प्रचार प्रसार भी कर सकते हैं। लेकिन ये भी ध्यान में देना होता है कि उनके द्वारा किए जाने वाले जो धार्मिक कार्य हैं उससे अन्य धर्मावलंबियों की भावना को ठेस न पहुंचे। भारत क्या है? भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। इसके बाद आगे बात करते हैं फिर हम अधिनायक तंत्र या तानाशाही व्यवस्था की। अब अधिनायक तंत्र या तानाशाही व्यवस्था वाली शासन व्यवस्था कैसी होगी? तो इसका एक स्पष्ट उदाहरण है, आपने सुना भी होगा, एडोल्फ हिटलर का जर्मनी का जो तानाशाह। तो कहने का मतलब है कि अधिनायक तंत्र के अंतर्गत, शासन के अंतर्गत कोई एक व्यक्ति क्या होता है, सर्वे सर्वा बना होता है और समस्त शासन की बागडोर उसके हाथों में होती है, और वह अपने इच्छा अनुसार जो है शासन को संचालित करता है। जैसा कि उदाहरण मैंने आपको बताया, जर्मनी का तानाशाह एडोल्फ हिटलर। फिर आगे बात करते हैं, आगे जो शासन का जो स्वरूप है, संसदीय सरकार। संसदीय सरकार भारत में तो है, संसदीय सरकार की व्यवस्था है। तो संसदीय सरकार की व्यवस्था किस प्रकार की होती है? तो संसदीय सरकार के अंतर्गत जनप्रतिनिधि जो होते हैं, अर्थात जनता के द्वारा चुने गए जो प्रतिनिधि होते हैं, जैसे हमारे देश में प्रधानमंत्री हैं, उनका मंत्रिमंडल है, तो ये संसद के प्रति क्या होते हैं? उत्तरदायी होते हैं। और जब तक इनका बहुमत रहता है संसद में तब तक ये सरकार में बने होते हैं, और जब बहुमत इनका खत्म हो जाता है तो इनको फिर शासन सत्ता से हटना पड़ जाता है। तो फिर आगे की चर्चा करते हैं, जो अन्य आगे का जो शासन व्यवस्था का जो प्रकार है, अध्यक्षीय सरकार। अध्यक्षीय सरकार या अध्यक्षीय शासन का स्वरूप कैसा है? नाम से ही स्पष्ट है, अध्यक्षीय। कहने का मतलब है कि ऐसी शासन व्यवस्था में जो राष्ट्राध्यक्ष होते हैं, अर्थात राष्ट्रपति, उनके द्वारा शासन के कार्यों का संचालन किया जाता है। इसको राष्ट्रपति प्रणाली वाली भी सरकार कहते हैं, अध्यक्षीय सरकार। उदाहरण स्वरूप अमेरिका का हम उदाहरण ले सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि अध्यक्षीय शासन, अध्यक्षीय सरकार के अंतर्गत, अध्यक्षीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत शासन का कार्य किसके द्वारा संचालित किया जाता है? राष्ट्राध्यक्ष के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा
वही व्यक्ति सर्वे सर्वा होते हैं और उनके द्वारा शासन के कार्यों का संचालन किया जाता है। फिर बात करते हैं एकात्मक शासन व्यवस्था की या एकात्मक सरकार की। तो एकात्मक सरकार क्या है? तो एकात्मक सरकार के बारे में कहा गया है कि इस व्यवस्था के अंतर्गत शासन का जो स्वरूप होता है, शासन में एक ही स्तर की सरकार होती है, जैसे कि केंद्र सरकार और या संघ सरकार, और उसमें शासन की सर्वोच्च शक्ति निहित होती है। और वह सरकार क्या करती है? एकात्मक सरकार के अंतर्गत जो केंद्रीय व्यवस्था होती है, जो केंद्र सरकार होती है, जिसमें कि शासन की सर्वोच्च शक्ति निहित होती है, तो वह शासन के कार्यों को संचालित करने के लिए अपने अधीन शासन में सहयोग करने वाले जो विभिन्न इकाइयां होती है उसके अधीन रह करके काम करती है। जैसे कि उदाहरण स्वरूप ब्रिटेन, जापान, नॉर्वे, स्वीडन एकात्मक शासन व्यवस्था वाले देश हैं। अगले स्वरूप की बात करते हैं संघीय सरकार। आप सब जानते होंगे कि संघीय सरकार हमारे देश में संघीय शासन व्यवस्था है। तो संघीय शासन व्यवस्था क्या है? तो संघीय शासन व्यवस्था में 2 या 2 से अधिक स्तर की सरकारें होती हैं। 2 या 2 से अधिक सरकारें कौन कौन हो सकती हैं? संघ सरकार हो गई, प्रांतीय या राज्य सरकार हो गई, और एक तीसरे स्तर की सरकार में स्थानीय स्तर की सरकारों को जोड़ा गया है। स्थानीय स्तर की सरकार अर्थात स्थानीय स्तर पर सुव्यवस्था बनाए रखने के लिए, जैसे कि ग्रामीण क्षेत्रों के में जो है ग्रामीण स्तर पर पंचायती राज की व्यवस्था है, शहरी क्षेत्रों के लिए नगर पालिका नगर निगम की व्यवस्था है। तो इस प्रकार जो संघीय शासन व्यवस्था है उसमें त्रिस्तरीय सरकार है। संघ सरकार या केंद्र सरकार, राज्य प्रांतीय सरकार और स्थानीय सरकार। संघ सरकार आपको पता है, संघ सरकार अर्थात जो केंद्र सरकार है उसमें शासन की समस्त शक्तियां निहित होती हैं, और संघ सरकार की जो शक्तियां हैं उसके विभिन्न अंगों विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के अंतर्गत बटी होती हैं। और राज्य सरकारें जो होती हैं या प्रांतीय सरकार, द्वितीय स्तर की सरकार, तो वो जो है राज्य स्तर पर अपने शासन के कार्यों का संचालन करती है और राज्य स्तरीय अपनी व्यवस्था को सुव्यवस्था को बनाए रखती है। तो आज की कक्षा में शासन के विभिन्न स्वरूपों का हमने या सरकार के विभिन्न स्वरूपों का हमने वर्णन किया। ये हमारी अपेक्षा है, हमारी आशा है कि आज के पाठ से संबंधित बताए गए विभिन्न तथ्यों को आपने अपनी कॉपी में व्यवस्थित ढंग से नोट किया होगा, और आप सभी जो हैं आज के बताए गए तथ्यों के आधार पर प्रश्न निर्माण करेंगे और उस प्रश्न का उत्तर व्यवस्थित ढंग से अपनी कॉपी में लिखेंगे। शेष अगली कक्षा में फिर हम मिलते हैं एक दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।